Yes, welcome class. Lecture number 8, Indian Contract Act, your module 1. Now see, this particular lecture will itself be a revision, will be a recap, पूर्व सूत्र जो कुछ हो चुका है उसका. This is the reason why this first chapter सब topic I had kept it aside. अगर आपको पहला वीडियो याद है, मैंने तभी बोला था कि essentials of a contract we will be doing at the last. उसका कारण भी मैंने तभी आपको बताया था या नहीं बताया था, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन अभी फिर से बताता हूँ. सी इसमें क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इन्फोर्सेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए. तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या ज़रूरत है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो ये सब पहले आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा लास्ट में लेता हूँ. सो अभी देखो, बिफोर आई स्टार्ट विद द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट अस फर्स्ट हैव अ स्मॉल रिवीजन. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट हैव ऑल रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव द कॉम्पिटेंसी. कॉम्पिटेंसी क्या होती है, कैपेसिटी. क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, नंबर 1, ऑल पार्टीज मस्ट बी मेजर, दैट इज कंप्लीटेड 18 ईयर्स. सेकेंड रिक्वायरमेंट, मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, सही दिमाग के होने चाहिए. एंड नंबर 3, मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड. ये तो हो गया क्वालिफिकेशंस ऑफ द पार्टीज. देन एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सपोर्ट टू बी वैलिड, मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ कंसिडरेशन. फिर कंसिडरेशन क्या होता है, कोई एपरेंट बेनिफिट जो नीड नॉट ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ मनी. तो पैसे ही मिले मतलब फ़ायदा मिला ऐसा नहीं होता है, कुछ फ़ायदा मिला होना चाहिए. और अगर आपको कोई पूछे तो आपको दिखाने को होना चाहिए, आपको दिखाने को होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या एपरेंट बेनिफिट मिला है. देन अगर पैसे मिल रहे हैं तो नॉट नेसेसरी मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही मिलने चाहिए, थोड़ा कम होगा तो भी चलेगा. देन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं वो हमने कल के लेक्चर में ही देखा. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे पार्टीज का कैपेसिटी नहीं है, सो एग्रीमेंट बाय माइनर्स, दोज हु आर नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स एज. देन एग्रीमेंट बाय पीपल ऑफ अनसाउंड माइंड, जिनका दिमाग सही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लोग नहीं. और नंबर 3, बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सनस. जैसे कभी समझो विजय मल्ला के साथ एग्रीमेंट करो तो वो वॉइड हो जाएगा क्योंकि उसको बैंक ने ऑलरेडी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया हुआ है. देन उसके आगे अगर कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इलीगल होगा तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. और सर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसको लॉ में ही वॉइड किया गया है, जैसे कि एग्रीमेंट्स क्रिएटिंग मोनोपोली, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, देन एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग. तो कल का वीडियो एक बार फिर से देख लो, वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा. सो बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट 3 पार्ट्स में हो जाते हैं. नंबर 1, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो वैलिड एक्चुअली हमारा इरादा होना चाहिए करते वक्त. देन सेकंड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब अनएनफोर्सेबल, इलीगल या कानून के हिसाब में वो है ही नहीं. एंड थर्ड आर द वॉइडेबल वन. सो वॉइडेबल थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि वॉइडेबल बेसिकली वैलिड होते हैं और परफेक्ट होते हैं, खाली उसमें से एक पार्टी का जो कंसेंट है वो लेते वक्त दूसरे पार्टी ने उसके ऊपर कोर्शन किया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, या तो फिर उसका मिसरिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, या तो फ्रॉड किया हुआ है, या तो मिस्टेक से हुआ है, कुछ मिस्टेक हुई है. मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट रहेगा और वो भी दोनों का बायोलेटरल मिस्टेक रहेगा तो ही वो वॉइड हो जाएगा, अदरवाइज वो परफेक्टली वैलिड रहता है. तो ये थोड़ा पहले का लेक्चर्स भी देख लो. लकीली आई हैव बीन पोस्टिंग वीडियोज टिल डेट, सो आपके पास सब वीडियोज़ है और आप उसको फिर से रिवाइज करने के लिए देख सकते हो. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये एक्चुअली आपके बुक में सबसे पहले मिलेगा, लेकिन मैं हमेशा लास्ट में लेता हूँ ना. व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एक चीज़ दिमाग में रख लो कि अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर इसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, या समझो दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो आपको यही लिखना है. कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई भी फुल लेंथ क्वेश्चन आता है, योर पॉइंट्स एंड आंसर विल बी द सेम. ओके, नाउ सी पॉइंट नंबर 1, इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. लिखने का जरूरत नहीं है, मैं आपको पिक्चर्स भेजूंगा और बुक में भी आपको मिल जाएंगे. पॉइंट नंबर 1, ऑफर. अभी देखो, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को फिलहाल बाजू में रख दो, हम लोग लास्ट में करेंगे या देखेंगे, लेट्स सी, क्योंकि अभी क्या है उतना लेक्चर्स भी नहीं हो रहा है और लेट अस सी हाउ द थिंग्स गो. नाउ सी फर्स्ट पॉइंट इज ऑफर. तो जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें शुरुआत ऑफर से होती है. सीधा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा नहीं आएगा, उसकी एक शुरुआत है. दैट पहले ऑफर आना चाहिए, देन वो ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए. वेरी फर्स्ट लेक्चर देख लो,
देन कम्युनिकेशन के बाद में जो दो पार्टीज होते हैं, एक ऑफरर और दूसरा होता है ऑफरी। तो ऑफर जो देता है वो प्रॉमिसर और जिसको ऑफर मिलता है वो प्रॉमिसी। देन प्रॉमिसी विल थिंक ओवर कि मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करूँ नहीं करूँ। वो ना बोलेगा तो बात उधर ही खत्म, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट करके फ़ायदा नहीं है, खाली ही हैज़ टू कम्युनिकेट दैट। तो उसका प्रोसीजर कैसा होता है, ए ने बी को प्रपोजल भेजा, बी ने सोचा और बी ने एक्सेप्ट किया। तो ए ने बी को पहले कम्युनिकेट किया दैट ये मेरा प्रपोजल है, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। देन बी विल थिंक एंड से दैट ये सो क्या है, एक्सेप्ट योर प्रपोजल। और बी को क्या करना चाहिए, ए को कम्युनिकेट करना चाहिए। तो ये दोनों का जो भी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, वो ऑफर कंप्लीट हो जाएगा, उसका एक्सेप्टेंस आ जाएगा। देन एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल, विदाउट एनी रिजर्वेशन। जो टर्म में ऑफर है वही टर्म में एक्सेप्ट किया। एज एक्सेप्टेंस का एक बार लेक्चर देख लो। देन एक्सेप्टेंस हो गया, सो प्रॉमिस वंस एक्सेप्टेड बिकम्स एन एग्रीमेंट, सॉरी ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। और ये जो प्रॉमिस एक दूसरे के लिए है, ए और बी का, ऑल सेट्स ऑफ प्रॉमिसेस विल बी एन एग्रीमेंट। तो इसेंशियल चालू करने से पहले आप 1 मिनट एग्रीमेंट का डेफिनेशन लिख लो मीन्स देख लो, बुक में मिलेगा। सेक्शन 2E defines agreement, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. So agreement क्या होता है, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. ये हो गया एग्रीमेंट का। देन कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन हमने पहले देखा था, फिर से एक बार देख लो। सेक्शन 2H डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल by law. An agreement enforceable by law is a contract. ये है डेफिनेशन एग्रीमेंट का। सो मैंने ये पहले भी बोला था, अभी फिर से बोलता हूँ। देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं ये बाद में का बात है, पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए। सो एट फर्स्ट प्लेस इट मस्ट बी एन एग्रीमेंट। एंड अगर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है, एनफोर्सेबल मीन्स व्हाट, कि अगर आइदर ऑफ द पार्टीज, ए और बी दोनों पार्टी है, अगर वो दोनों एक दूसरे का जो प्रॉमिस है वो पूरा नहीं करेंगे, तो अगर ए ने नहीं किया तो बी को, और बी ने नहीं किया तो ए को कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट केस फाइल करने का राइट होता है। इसको बोलते हैं एनफोर्सेबिलिटी। अभी देखो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है ना, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस करेंगे, वो पूरा नहीं करेंगे। अगर पूरा नहीं किया तो वो पूरा करने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ये सूट फाइल हो सकता है, केस फाइल हो सकता है कि उसने मुझे ये प्रॉमिस दिया था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अगर करते वक्त कुछ फॉल्ट हुआ है, कुछ कंसिडरेशन का प्रॉब्लम है, तो पैसे वसूल करने के लिए आप फॉर रिकवरी ऑफ मनी सूट कर सकते हो। या अगर कुछ नुकसान हो गया है तो डैमेजेस के लिए भी, नुकसान भरपाई, डैमेजेस के लिए, कॉम्पेंसेशन के लिए भी आप सूट कर सकते हो। तो ये जब भी होता है कोई एग्रीमेंट में, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। देयरफॉर ऑल, आई अगेन रिपीट, देयरफॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी एग्रीमेंट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है तो ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना वो मियर एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट तो बहुत सारे होते हैं, एक बार आगे का लेक्चर देख लो, नहीं तो हम वहीं पे घूमते रहेंगे कोलू की बेल की तरह। तो हमको आगे भी बढ़ना है। ओके, सो नाउ गोइंग, आज का टॉपिक चालू करता हूँ, इसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के रिक्वायरमेंट्स है, और इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेटिव एग्जाम में आता ही है। सो ये क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं डालना है। सी, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है। नंबर 1, ऑफर। द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट इज एन ऑफर। तो ऑफर क्या होता है ये हमने पहले देख चुका है। देन सेकंड रिक्वायरमेंट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू। ये भी पहले लेक्चर में हुआ है। आज का लेक्चर मियर रिवीजन ही होने वाला है, इसीलिए बाद में रखा है कि आपको जब भी, नहीं तो फिर क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने समझो या शुरू में आपको अगर सिखाना चालू किया यही टॉपिक, सब टॉपिक, तो फिर मुझे बताना पड़ता है कंसिडरेशन क्या होता है, एक्सेप्टेंस कैसे होता है। तो अभी आपको मालूम है कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन, फिर उसका एक्सेप्टेंस के लिए क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। फिर कंसिडरेशन के बाद में क्या होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, कि पार्टीज का क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस फॉर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने जो कुछ भी आज तक किया वो पूरा इसमें कवर हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हो गया ऑफर। सेकेंड पॉइंट हो गया एक्सेप्टेंस। अ पर्सन हु मेक्स एन ऑफर टू अनदर विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एक्सेंट ऑफ दैट अनदर। तो दूसरे का हाँ बोलने के लिए आप उसको ऑफर भेजते हो, तो वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेंस का लेक्चर एक बार देख लो। एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होना चाहिए, विदाउट एनी रिजर्वेशन होना चाहिए, सेम टर्म्स में होना चाहिए।
देन थर्ड रिक्वायरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पार्टीज के मन में लीगल रिलेशनशिप करने का इरादा होना चाहिए। जो एग्जांपल मैंने पहले लेक्चर में दिया था वही देता हूँ, आपको समझ में आता है। इसलिए एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया कि आई लाइक यू, आई लव यू, आई एम इंटरेस्टेड इन यू, वॉट एवर। तो वो लड़की सोच के बोलते ठीक है, हाँ आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन यू। लेकिन वो लड़का ये नहीं बोल रहा है अभी कि मैं तुमसे शादी करूंगा, क्या मुझसे शादी करोगी? शादी करोगी तो उसमें इरादा क्या दिखता है कि आई वांट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। यहाँ पे हम लोग आज दोस्त है, एक दूसरे के साथ दोस्त के जैसा घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, और बाद में पता नहीं शादी करेंगे या नहीं, वो बहुत आगे की बात है। तो अभी देखो इसमें इरादा कोई है नहीं लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। लेकिन अगर रिलेशनशिप क्रिएट करने का इरादा होगा, तो अगर मैंने शादी के व्यू से आपको पूछा रहेगा तो कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ऐसे पूछा रहेगा तो माई इंटेंशन सोच दैट आई वॉन्ट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। और जब भी वो एक्सेप्ट होगा और अगर शादी हो गई तो वो लोग पति पत्नी बन जाएंगे। तो एक दूसरे के खिलाफ उनके राइट्स बनते हैं, दैट हस्बैंड हैज सर्टन राइट्स अगेंस्ट द वाइफ एंड वाइफ हैज लॉट ऑफ राइट्स अगेंस्ट द हस्बैंड, मेंटेनेंस, ये वो बहुत सारी चीज़ें रहती है, उसमें हमको जाना नहीं है। लेकिन खाली दोस्त रहेंगे या लिव, आजकल नया ट्रेंड निकला है लिव इन रिलेशनशिप। रिसेंटली सुशांत सिंह का मर्डर केस हुआ, या जो भी एलिज मर्डर या उसका सुसाइड, उसमें देखो पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, अभी एक गर्लफ्रेंड थी, दोनों के साथ वो रह रहा था, ही वॉज इन अ लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन शादी नहीं हुई थी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये अब एक नया ट्रेंड चालू हुआ है, ठीक है, समाज के साथ हमको रहना तो वी एक्सेप्ट दिस थिंग्स। सो इंटेंशन कैसा होना चाहिए पार्टीज का? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। अभी डिस्कस किया था कैपेसिटी मतलब क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन। पार्टीज मस्ट बी मेजर, फर्स्ट नंबर 1 मेजर, नंबर 2 मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, prudent understanding, they must understand consequences of their act, and thirdly must not be disqualified by any laws। जैसे इंसॉल्वेंट है या कोई बैंकरप्ट हो जाता है तो भी उसको नहीं कर सकता है। देन नेक्स्ट फिफ्थ वन इज फ्री कंसेंट। कोई भी एग्रीमेंट में अगर खाली कंसेंट होगा तो कंसेंट कैन बी ऑब्टेन बाय ऑल दोज 4 फैक्टर्स। कंसेंट देखो, अभी मैंने आके एग्रीमेंट करने के लिए किसी को चाकू लगा दिया तो सामने वाला डर के हाँ बोलेगा, किसी को गन लगाया तो हाँ बोलेगा, किसी का उसको धमकी दिया तुम्हारी वाइफ को उठा के लेके जाऊंगा, तुम्हारे बहन को उठा के लेके जाऊंगा, तुम्हारे बच्चे को उठा के लेके जाऊंगा, तो भी डर के सामने वाला हाँ बोलेगा। सो कोर्शन, अभी देखो कंसेंट तो है, उसने हाँ बोला, लेकिन जबरदस्ती वाली कंसेंट है, तो कंसेंट इज नॉट सफिशिएंट। व्हाट लॉ रिक्वायर्स इज अ फ्री कंसेंट। और फ्री कंसेंट कौन सा होता है वो वीडियो एक बार देख लो। फ्री कंसेंट कभी होता है जब भी वो कंसेंट अपनी मर्जी से दिया होता है, आउट ऑफ योर ओन विश, आउट ऑफ योर ओन वोल्यूशन। और फ्री कंसेंट किसको बोलते हैं? कंसेंट दैट इज ऑब्टेन्ड विदाउट एनी कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या मिस्टेक। तो वो एक बार वीडियो आप फिर से देख लो। देन 6 वन, ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। ये हमने पिछले लेक्चर में ही देखा जब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किया था। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो वैलिड होना चाहिए। अभी मैं मेरा फ्लैट आपको बेचना चाहता हूँ, बेच सकता हो या नहीं बेच सकता हो, आप खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते हो। मैं मेरा बाइक बेचना चाहता हूँ, मैं मेरी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, मेरा और कुछ दूसरा चीज़ बेचना चाहता हूँ, सो दैट इज कंसिडर्ड। फर्नीचर नया ले रहा हूँ, पुराना फर्नीचर बेचना चाहता हूँ, नया भी खरीद रहा हूँ, पुराना भी बेच रहा हूँ, सो आई एम बाइंग एंड सेलिंग एट द सेम टाइम। सो दीज आर परमिसिबल एक्टिविटीज। लेकिन मेरे पास एक गन है वो बेचना चाहता हूँ, मेरे पास बॉम्ब बनाने का RDX है वो मैं बेचना चाहता हूँ, मेरे पास और कुछ इलीगल चीज़ है वो मैं बेचना चाहता हूँ, तो इसका ऑब्जेक्ट ही इलीगल हो गया। जैसे अभी देखो कुछ चीज़ें ना हमारे समाज में या हमारे कानून में इलीगल होती है। अभी देखो पहले बहुत सारे लोग गुटखा खाते थे, लेकिन आज के तारीख में गुटखा इज टोटली बैंड। तो अगर आज कोई गुटखा बेचने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर केस बन सकता है। पहले परमिटेड था लेकिन अभी परमिटेड नहीं है। या इसका भी देख लो, बीफ, जैसे पहले बीफ खाना ठीक था, इट वॉज रॉन्ग एज पर द हिंदू लॉ, लेकिन मुसलमान लोग तो बीफ खाते थे, आज भी खाते होंगे। लेकिन आज महाराष्ट्र में आप देखो बीफ के ऊपर टोटल बैन है। सो इवन मुस्लिम्स काइंड से दैट हमारा बीफ खाने का पहले से हम लोग खाते थे, अभी भी खाएंगे, क्योंकि अभी वो बैन हो चुका है। तो ऑब्जेक्ट ही इलीगल होगा तो उसके लिए वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा। देन नेक्स्ट 7 पॉइंट, कंसिडरेशन। एनी कॉन्ट्रैक्ट या एनी एग्रीमेंट वैलिड और लीगल होने के लिए इट मस्ट बी नेसेसरली सपोर्टेड बाय अ वैलिड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? कोई फ़ायदा होता है, समथिंग इन रिटर्न,
उसका डेफिनेशन क्या है देख लो. सेक्शन 2D डिफाइंस कंसिडरेशन. When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or is doing an act, does or abstains from doing, and promises or abstains from doing something. So तीनों टेंस में हो गया. कंसिडरेशन कैन बी पास, पहले ही मिल चुका है. कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट, एक हाथ दो, एक हाथ लो, तो यूजुअल मार्केट प्रैक्टिस है. एंड थर्ड इज फ्यूचर. अभी EMI देखो, आप कोई चीज़ EMI पे लेते हो, लोन पे लेते हो, तो देर इज एन प्रॉमिस टू पे. तो अभी आपने कुछ डाउन पेमेंट किया, बाकी का आप दोगे, तो आपका लोन से कट होते रहेगा. अभी मोबाइल भी हम लोग EMI पे ले रहे, तो समझो 20,000 का मोबाइल लिया है, तो 5,000 डाउन पेमेंट, बाकी का 15,000 है, उसका वो 1500 का पेमेंट रहेगा. ऐसे कुछ सिस्टम्स होते हैं. तो डिफर्ड पेमेंट जो होता है EMI का, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन. तो लेकिन कंसिडरेशन होना चाहिए. अगर कोई एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो एग्रीमेंट इलीगल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वॉइड हो जाएगा. नेक्स्ट 8th वन, एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वॉइड. मतलब क्या, उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया होना चाहिए. वो लिस्ट मैंने आज कल के लेक्चर में जो पिक्चर्स अपलोड आज शाम को मैं पहले करूँगा, ये कल हो जाएगा लोड. वो पिक्चर्स देख लो, उसमें एक लिस्ट है कि कौन से एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली कानून ने डिक्लेयर किए हुए कि ये वॉइड ही होंगे. तो फॉर अ मोमेंट ऐसे समझ लो कि पार्टीज का कैपेसिटी है, दे आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, उनका प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, कैपेसिटी है, कंसिडरेशन है, आउट ऑफ देयर फ्री कंसेंट है, लेकिन फिर भी इट इज़ इलीगल एंड देयरफॉर डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय द कोर्ट. तो उसमें बाकी सब चीज़ें होंगी तो भी वो वॉइड ही हो जाएगा. Then 9th one, agreement must be capable of performance. Agreement may satisfy all requisites of a contract, but still law will not recognize it unless it is capable of being performed. Impossible agreements are void. तो अगर agreement ही impossible है तो वो void हो जाएगा. तो जो भी agreement लोगों ने किया है, जैसे अभी समझो PWD जो रहता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उसमें से एक टेंडर निकला और उनको एक ब्रिज बना के चाहिए, दे वांट टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर. तो बहुत सारे लोग उसमें टेंडर भरेंगे. देन ऑन दैट गिवन डे दैट गवर्नमेंट कंपनी या PWD जो है वो आके वो टेंडर खोलेंगे. फिर जो सबसे बेस्ट डील होगा, सबसे सस्ता जो दे रहा है, या एक उनका हिसाब रहता है, वो हिसाब से दे विल प्रीफर वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, और वो एक ही कॉन्ट्रैक्टर को अवॉर्ड किया जाएगा कि चलो आप वो करो. अभी दिस इज केपेबल ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, दिस इज केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस. कि अभी वो गवर्नमेंट उसको कुछ एडवांस देगी पैसा, बाकी का उसको बाद में मिलते जाएगा, स्टेप बाय स्टेप मिलता है. तो समझो 100 करोड़ का ब्रिज का खर्चा है, तो 50% एडवांस, तो पहले 50 लाख उसको एडवांस में मिल जाएंगे, बाकी का 50 लाख वो यहाँ वहाँ से उठाएगा, लोन वगैरह लेगा, जो भी उसको जमता है वो करेगा, वो कंप्लीट करेगा, और देन सीरीज वाइज एग्रीमेंट के हिसाब से उसको पैसे मिलते जाएंगे. लेकिन उसको अपनी जेब से भी डालना पड़ता है. सो ही मस्ट बी एबल टू परफॉर्म. तो कभी कभी क्या रहता है ना, गवर्नमेंट बोलते हैं कि काम करो, आप एक सिक्योरिटी दे दो, आप एक 20 लाख की सिक्योरिटी दे दो. तो 20 लाख मुझे बैंक में बैलेंस होगा तो ही बैंक सिक्योरिटी दे दे कि 20 लाख इसके मेरे पास पड़े हैं, और 20 लाख कभी भी इसको एक दे सकता है. ऐसा एक बैंक गारंटी मिलती है. ये बैंक गारंटी उस कॉन्ट्रैक्टर को सबमिट करनी पड़ती है गवर्नमेंट के साथ, एंड देन गवर्नमेंट विल अवॉर्ड हिम द कॉन्ट्रैक्ट. अभी देखो ये दोनों का भी हो गया दैट गवर्नमेंट पैसे तो दे सकता है, गवर्नमेंट आगे पीछे करेगा, थोड़ा टाइम लगाएगा, लेकिन पैसे जरूर देगा, कहीं पैसे भाग नहीं जाएंगे, डूब नहीं जाएंगे. एंड सेकेंडली दे आर ऑल्सो एश्योर्ड दैट ओके उसने गारंटी दिया, मतलब अभी वो काम पूरा करेगा. उसके 20 लाख अटक जाते हैं बैंक के पास, तो वो कंप्लीट करेगा काम और अपने पैसे छुड़ाएगा और काम पूरा हो जाएगा. सो नाउ इट इज़ केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस. तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए उसका परफॉर्मेंस परफेक्ट होना चाहिए, मतलब इट मस्ट बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस. तो अगर इम्पॉसिबल होगा तो वो वॉइड हो जाएगा. देन 10th वन, लास्ट रिक्वायरमेंट, लीगल फॉर्मेलिटीज. देखो अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. इम्प्लाइड मतलब कैसा होता है, जो ऑटोमेटिक आ जाता है, जिसमें ऑफर, निगोशिएशंस, देन ऑफर, देन एक्सेप्टेंस, ये सब नहीं होता है, सीधा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ जाता है. उसका एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था. अभी देखो रेलवे में जाते हो, समझो यहाँ से आपको CST जाना है, तो आप जाके थोड़ी ना निगोशिएशन करते हो, वहाँ पे लिखा हुआ है कितना टिकट रहेगा, या उधर वो बोर्ड रहता है जिधर लिखा है, आप खाली बोलते हो एक CSMT दे दो टिकट, फुल हाफ रिटर्न जो भी आपको चाहिए, आप उसको पैसे दोगे, आपको टिकट दे देगा. वो आपको थोड़ी ना पूछेगा, रेलवे थोड़ी ना बोलते आ जाओ हम तुमको लेके जाएंगे, आपको कितने पैसे देंगे, नहीं इतना भाड़ा होता है आपको देना पड़ेगा, यू कैन बी टेकन देयर. या रिक्शा में देखो, बैठो, रिक्शा वाला मीटर डाल के आपको लेके जाएगा, देन पूछेगा कहाँ जाना है या जो भी.
सो दीज आर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे ये निगोशिएशंस नहीं होते. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को फिलहाल बाजू में रख दो. नाउ सी लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट के लीगल फॉर्मेलिटीज. तो कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, कुछ एग्रीमेंट्स के लिए फॉर्मेलिटी होती है. जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ही होना चाहिए ऐसे लॉ नहीं बोलता है, लेकिन अगर एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ है तो वो रिटर्न ही होना चाहिए, ओरल एग्रीमेंट नहीं चलेगा. या समझो एग्रीमेंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, सेल का, मॉर्गेज का, कोई दूसरा इसका एग्रीमेंट रहेगा, तो दैट हैज़ टू बी कंपल्सरीली नॉट ओनली इन राइटिंग बट ऑल्सो नीड्स टू बी पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड ऑल्सो देर इज़ अ नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन के वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर भी होना चाहिए. तो ऐसे सिचुएशन में कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने चाहिए, then only that agreement will become valid. A contract may be express or implied. When expressed it may be in oral or in writing. Law does not specify any format कि इसी फलाना फलाना चीज़ में जैसे रहता है ना fill in the blank, जैसा कुछ नहीं रहता है. Parties are free to adopt the form of their choice, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा कि कंसिडरेशन होना ही चाहिए. So this is requirement. And then suppose उसका स्टैम्प ड्यूटी, उसका रजिस्ट्रेशन या कुछ डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करना पड़ता है, तो दैट फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लीटेड. सो दीज आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लीगल रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब एक ही आंसर रहेगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने लास्ट में रखा था. नाउ आई कंप्लीट द लास्ट पार्ट. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा. सो फर्स्ट मॉड्यूल इज डन. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. कॉन्ट्रैक्ट्स के 3 टाइप होते हैं. इसका एक चार्ट भी मैं आज के लेक्चर के बाद अपलोड करूंगा. सो ये जो पॉइंट्स अभी डिस्कस किए वो, और वो चार्ट भी अपलोड हो जाएगा क्लासिफिकेशन का. कॉन्ट्रैक्ट का 3 क्लासिफिकेशन होता है. नंबर 1 एग्जीक्यूशन, नंबर 2 एनफोर्सिएबिलिटी एंड नंबर 3 क्रिएशन. अभी देखो एग्जीक्यूशन जो है ना वो 2 टाइप के होते हैं, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी. एग्जीक्यूटेड मतलब जो पहले ही सब कुछ हो चुका है, एग्जीक्यूटरी मतलब सब कुछ बाद में होने वाला है. और कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो पार्टली एग्जीक्यूटेड होते हैं और पार्टली एग्जीक्यूटरी होते हैं. कुछ पार्ट अभी कंप्लीट हुआ है, कुछ पार्ट होने का बाकी है, ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. सो 3 टाइप हो गए एग्जीक्यूशन के अंडर. ए एग्जीक्यूटेड, बी एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड मतलब पास्ट टेंस हो गया, एग्जीक्यूट हो चुका है. बी एग्जीक्यूटरी मतलब फ्यूचर में के बाद में एग्जीक्यूट होने वाला है. और सी जो है पार्टली एग्जीक्यूटेड, तो पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटरी. सो दोनों टाइप में करते हैं कि कुछ पार्ट उसमें हुआ है, कुछ पार्ट होने का बाकी है. देन एनफोर्सेबिलिटी के ऊपर देखो, जो हमने आज का टॉपिक अभी डिस्कस किया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पहला. तो एनफोर्सेबल कभी होगा, तो उसके बेसिस पे पहले तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. देन सेकंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेबल है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नॉट एग्जीक्यूटेबल. देन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. सो 3 टाइप हो गए, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल. देन इलीगल और अनएनफोर्सिएबल. इलीगल मतलब जो पेटेंटली इलीगल है, जो करना ही कानून में अलाउड नहीं है, जैसे रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, क्रिएटिंग मोनोपोली, देन रिस्ट्रेनिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, ऐसे कुछ है जो, या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. तो वहाँ पे कैसे होता है कि कानून में ही उसमें मनाही है तो वो नहीं हो सकता है. और इलीगल एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट मतलब जिसका ऑब्जेक्ट ही इलीगल है. तो दीज आर द एज फार एज द क्लासिफिकेशन इज कंसर्न. तो क्लासिफिकेशन का चार्ट भी मैं उसमें डाल देता हूँ. और तो क्लासिफिकेशन यू मस्ट नो. खाली इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट रह गया, उसको थोड़ा सा कर लेते हैं. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. सो अवर फर्स्ट मॉड्यूल इज ऑलमोस्ट डन टुडे. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में देखो दोस्तों क्या होता है, सीधा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ रहा है. उसका एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था. कोई होटल में जाओ या कोई वड़ा पाव स्टॉल रहता है ना, वहाँ पे समझो आप वड़ा पाव स्टॉल में जाते हो, तो वड़ा पाव स्टॉल में आप देखते हो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है वड़ा पाव 15 रुपया, वड़ा पाव 12 रुपया. तो वहाँ पे पूछने का सवाल ही पैदा नहीं था कितने का दिया, कितने का लिया, कितने में दोगे. या 12 रुपये लिखा तो आप उसको पूछ सकते हो क्या 10 रुपये में दोगे क्या. वो ना बोलेगा 12 रुपये का आपको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो. बात भी नहीं करेगा, वो खाली पूछेगा कितना चाहिए, बस 4 वड़ा पाव, 48 रुपीज़ हो गया. तो अगर पहचान वाला तो सीधा वड़ा पाव दे देगा, नहीं पहचान वाला तो वो पहले पैसे लेते, क्योंकि बाद में फिर लोग लेके यहाँ वहाँ खड़े रह खाते और भाग जाते. सो ये एग्जाम्पल. या होटल में जाते हो, आपको पहले पानी ऑफर करते हैं एंड देन वो मेनू कार्ड ला के देगा. या अगर उड़पी इसका रेस्टोरेंट होता है ना साउथ इंडियन, वहाँ पे तो कैसा लिखा हुआ रहता है बोर्ड, तो आप देखोगे अरे हाँ ये तो, उसको पूछो रवा डोसा है, हाँ 1 लाओ,
तो वहाँ पे लिखा हुआ है रवा डोसा 55 रुपीज़, सो यू नो दैट इट इज़ फॉर 55 रुपीज़। और उसने होटल ही इसलिए खोला है कि वो आपको सर्विस दे, तो क्या आप हमको खाना दोगे, ये आप उससे नहीं पूछते हो, वो भी आपसे नहीं पूछता है क्या आप हमसे खाना लोगे। द मोमेंट अ पर्सन एंटर्स अ रेस्टोरेंट दैट इटसेल्फ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। द मोमेंट यू एंटर अ बस, आप टिकट लोगे और लेना ही पड़ेगा। द मोमेंट यू एंटर अ रिक्शा, उसका जो कुछ भी फेयर है, ऑटो फेयर होता है, जो भाड़ा होता है, वो देना ही पड़ेगा। सो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आप फिलहाल उतना ही याद रखो, उससे ज़्यादा आपको एग्जाम में कुछ नहीं पूछूंगा क्योंकि शायद कवर ही नहीं होगा। सो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। इसके पिक्चर्स भी लोड कर रहा हूँ, पूरे वीडियोस एक बार फिर से देख लो एंड देन लेट अस सी के व्हेन वी कैन हैव अ लाइव लेक्चर जहाँ पे हम और आप आमने सामने होंगे। और फिजिकल लेक्चर में तो हम लोग बाद में होंगे, उसमें तो कुछ इशू है ही नहीं। सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। पहले के सारे वीडियोस एक बार फिर से रिवाइज करके देख लो एंड यू विल बी थ्रू। कॉन्ट्रैक्ट पास होने में बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं होगी और कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हो सकती। मैंने ओपनली इन्वाइट किया था स्टूडेंट्स को कि अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी है तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, यू कैन टॉक टू मी, यू कैन व्हाट्सएप मी। लेकिन आज तक कोई कुछ डिफ़िकल्टी मेरे को भेजा नहीं है। खाली एक ध्रुव करके स्टूडेंट है, उससे मेरा 1 या 2 बार कुछ मैसेज पे ही हुआ था, बात नहीं हुई है। सो उसने खाली इंटरेक्ट मेरे साथ किया था, तो बस बाकी मैं किसी स्टूडेंट को जानता भी नहीं क्योंकि हम लोग अभी तक आमने सामने आए ही नहीं है। और बेसिकली देखो दोस्तों क्या होता है, मैं यहाँ पे क्लॉक आवर बेसिस पे हूँ, आई एम अ विजिटिंग प्रोफेसर। सो मैं यहाँ पे सैलरी के लिए काम नहीं करता हूँ। तो लेक्चर होते हैं तो मुझे पैसे मिलते हैं, लेक्चर नहीं होते तो मुझे पैसे नहीं मिलते हैं। और लेक्चर लेने से ज़्यादा और आपके पेपर करेक्शन से ज़्यादा मैं कुछ भी काम कॉलेज में नहीं करता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं रहता है, कोई दूसरी ड्यूटी मुझे नहीं रहती है और दूसरे चीज़ों के लिए मैं कॉलेज में आता भी नहीं हूँ। तो मैं बाकी के जो आपके टीचर्स है उनके जितना टाइम आपको नहीं दे सकता हूँ। तो खाली लेक्चर के लिए आऊँगा, लेक्चर लेके निकल जाऊँगा, पेपर आप लिखोगे, पेपर सेट करूँगा और पेपर आप लिखोगे तो वेदर यू पास और नॉट वो देखना मेरा काम है। सो वो इसीलिए मेरे को टाइम नहीं मिलता कि मैं वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करूँ गूगल मीट पे, वो लिंक आपको भेजूँ। फिर मुझे ये भी पता नहीं चलेगा कि कौन स्टूडेंट्स लेक्चर को बैठ रहा है, कौन नहीं बैठ रहा है, या किसको अंदर लो किसको नहीं लो। सो लेट अस सी, अगर कोई स्टूडेंट आप में से, ध्रुव दिस अप्लाइज टू यू ऑल्सो, इफ़ यू कैन टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग अ मीटिंग ऑन गूगल मीट, कि उसका लिंक करो, सबको इनवाइट करो और सबको अरेंज करके अंदर ले लो, फिर वो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। इफ़ यू कैन डेडिकेट दैट टाइम, वी कैन बी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड वी कैन हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन। तो ये पूरे वीडियोस देख के मुझे एक बार इंडिकेट करो, हम लोग वो भी करेंगे। और बाद में हमारा फिजिकल कॉलेज तो मोस्ट प्रोबेबली शायद अगले महीने चालू हो जाएगा। सो दैट टाइम वी आर अगेन इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तभी भी आप पूछ सकते हो। सो एनी डिफ़िकल्टी, एनी क्वेरी, इट्स मोस्ट वेलकम। लेकिन शुरू से आज तक जो भी वीडियोस हुए हैं 6 और 2 ये मतलब 8 वीडियो हो गए टोटल। ऑल ये 8 वीडियो आप देख लो। आई डोंट थिंक सो यू विल हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी। बराबर से देखो, ध्यान से पढ़ो, नहीं कुछ प्रॉब्लम होगा। फिर भी आपको कुछ डाउट होता है, योर डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। सो नेक्स्ट लेक्चर लेट अस सी, इफ़ अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा है, स्पेशली दिस इज़ फॉर ध्रुव, कि अगर आप ये इनिशिएटिव ले सकते हो गूगल मीट अरेंज करने का, तो हम लोग एक मीटिंग ले सकते हैं। अदरवाइज देन यही तरीका सही रहेगा कि मैं वीडियो करके भेजते रहूँ एंड यू विल फॉलो दैट स्टडीज। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट 99% खत्म हो चुका है। सो इफ़ एनी डाउट्स फ्रॉम योर साइड रह गया, अदरवाइज इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट विथ अनदर मॉड्यूल। अभी और 3 मॉड्यूल करने बाकी है। ये तो फर्स्ट मॉड्यूल कॉन्ट्रैक्ट का अभी खत्म हो रहा है। सेकेंड मॉड्यूल है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट या स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंडर हमको इंडेमनिटी, देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, देन बेलमेंट, प्लेज, ये देखना है। देन उसके बाद में थर्ड मॉड्यूल है, थोड़ा बड़ा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वो लास्ट में करेंगे। उससे पहले वी विल डू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, वो थोड़ा सा छोटा है और इजी है। तो एग्जाम के हिसाब से देखो, आपको हर एक मॉड्यूल से क्वेश्चन आएंगे और हर एक मॉड्यूल पे आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। सो एक ही मॉड्यूल कर दिया, बाकी का आपने नहीं किया तो आप पक्का फेल हो जाओगे। तो आपको ये याद रखना है दैट ऑल 4 मॉड्यूल्स यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। सो हम लोग ये करेंगे कि ये ख़त्म हो जाए तो मैं पहले मॉड्यूल 4 लेता हूँ, दैट इज़ ईजियर। तो आपके 2 मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे। देन थर्ड मॉड्यूल ले लेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स या स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड देन लास्ट वी विल कीप सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझने में, लेकिन उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, लेकिन लेंदी है। तो उसमें से अगेन सी एक ओपन सीक्रेट आपको आज के लेक्चर में मैं बोल के रखता हूँ। मैंने शुरू में भी ये कहा है, कई बार कहता हूँ, फिर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और दे मेस अप। देखो,
आपका टीचर कौन है? मैं हूँ। सिखा कौन रहा है? मैं सिखा रहा हूँ। पेपर कौन सेट करेगा? मैं सेट करूँगा। पेपर एसेस कौन करेगा? वो भी मैं ही करूँगा। अभी देखो, इसीलिए फिर से बोलता हूँ, वॉट एवर आई एम टीचिंग, मैं जो भी सिखा रहा हूँ उसमें से ही पेपर में आने वाला है, और जो पेपर में आने वाला है वही मैं सिखा रहा हूँ। सो लेट मी पुट इट अगेन, दैट वॉट एवर आई एम टीचिंग वो ही पेपर में आएगा। द सेम क्वेश्चंस ओनली विल बी आस्क्ड, नथिंग विल बी आस्क्ड आउटसाइड फ्रॉम व्हाट आई हैव नॉट टॉट। अदरवाइज लॉ बहुत वास्ट है, कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। लॉ का सिलेबस ही बहुत वास्ट है और लेक्चर्स बहुत कम होते हैं, और ये टाइम तो बहुत प्रॉब्लम है, लेक्चर भी कम हुए हैं। मतलब अभी देखो 2 महीने कॉलेज चालू हो के गए हैं, मेरे मुश्किल से 6 लेक्चर हुए, मेरे एक हफ्ते में 4 लेक्चर होते हैं, तो महीने में 16 लेक्चर होते, तो अभी तक तो आपके 32 लेक्चर्स हो जाने चाहिए थे, या कभी कभी कुछ छुट्टी आ जाती है तो अराउंड 25 लेक्चर्स तो हो जाने चाहिए थे, जो 6 ही लेक्चर हुए। तो जस्ट सी हाउ बिहाइंड वी आर इन द रेस टाइम, तो उतना पोर्शन मेरे को कम करना पड़ेगा। तो अगर मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि ये मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ उसमें से ही आएगा, और जो कुछ आ रहा है या आने वाला है मैं वही पढ़ा रहा हूँ, नो दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। तो आपको जो कुछ भी क्वेश्चन बैंक में देते जाऊँगा उसमें से ही आपको करना है, और उसमें से ही आपको आएंगे। तो अगर मैंने समझो आपको हर एक टॉपिक, या अभी कॉन्ट्रैक्ट का मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल के ऊपर मैंने समझो आपको अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन दे के रखे कि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 4 उसमें से आएंगे ही आएंगे। तो अगर सी आपका पेपर पैटर्न कैसा है, 5x2, सो आपको 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस लिखने हैं, तो आपको 20 से 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो ही करने हैं, उसमें से ही आएगा। सो क्वेश्चन पेपर ही इनफैक्ट आपके हाथ में दिया जाता है। फिर भी बाद में आके जब भी मैं घर के लिए निकलता हूँ या मेरे ऑफिस के काम के लिए निकलता हूँ, तो स्टूडेंट्स कम एंड बॉदर मी, सर कुछ इंपॉर्टेंट बताओ ना। अरे इंपॉर्टेंट क्या, अभी जो दिया वही तो था, जो क्लास में दिया था वही इंपॉर्टेंट था। या कभी कभी केटी वाले स्टूडेंट्स आ जाते हैं, सर माझी केटी राहिली आहे, तो मला काहीतरी इंपॉर्टंट आहे ना, तो जो लास्ट टाइम दिया था वही इंपॉर्टेंट है, उसमें से ही आएगा, नया कुछ नहीं आएगा। सो जो आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा उसमें से ही आने वाला है, वही क्वेश्चंस बना के रखो। और मैं कभी कभी बोलता हूँ ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी टाइम ये आता है, या मैं कभी कभी ये भी इंडिकेट करता हूँ, अभी आप लोग दिमाग यूज़ नहीं करते हो, ये प्रॉब्लम है। मैं बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑल्टरनेटिवली पूछा ही जाता है, तो ये आपका काम बनता है कि पिछले एग्जाम में आया था क्या, नहीं आया तो ये एग्जाम में आने ही वाला है, और आया रहेगा तो शायद अगले पेपर में वो नहीं आएगा। तो ये आपको दिमाग चलाना, अभी क्या क्या इससे ज़्यादा आप पास होने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सो हमारी तरफ से टीचर्स सब मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब कुछ खोल के दिखा रहे हैं, बहुत स्पून फीडिंग भी हम लोग कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर आप फेल होते हो, पेपर नहीं लिखते हो, तो वो हमारा फॉल्ट नहीं है, वी आर नॉट एट फॉल्ट, वी हैव डन आवर बेस्ट, इट इज़ फ्रॉम योर साइड कि आपके एफर्ट्स में कुछ कमतरता है। सो वो एक दिमाग में रखो, और लेट अस सी नेक्स्ट लेक्चर कभी है, वो टाइम पे हम लोग मिलते हैं। तो अगर कोई इनिशिएटिव उठा सकता है या ऑर्गेनाइज करेगा, मेरे पास टाइम नहीं है और मैं इसके लिए टाइम दे भी नहीं सकता हूँ। तो अगर ये कोई कर सकता है कि वो लेक्चर जब भी होगा तो वो लिंक मुझे भी आएगा, और मैं सीधा मीटिंग में ज्वाइन करूँगा, तभी सभी स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट है क्लासरूम जैसा, और एक गूगल मीट पे लेंगे तो वी कैन इंटरैक्ट। अदरवाइज ये वीडियो का मेथड बेस्ट है, यही चालू रहेगा। इसका डिसएडवांटेज एक ही है कि वी कांट रिएक्ट, मैं आपको क्वेश्चन सीधा पूछ के आंसर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक फ़ायदा इसका ये है कि ये वीडियोज़ आपके रिकॉर्ड में रहेंगे और आप बाद में भी इसको देख सकते हो। सो लेट अस सी, अगर आपकी तरफ से डिमांड है तो ही गूगल मीट पे होगा, अदरवाइज ये सिस्टम अच्छा यही चालू रहेगा। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। जो भी वीडियोज़ अभी तक अपलोड हुए इंक्लूडिंग दिस वन, दिस इज़ द 8th वन, तो पहले के 7 वीडियोज़ आपके पास है, 7 वीडियोज़ देख लो, और बाई चांस अगर नहीं है, डिलीट हो चुका है, तो सीधा यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब चैनल पे माय चैनल है अंबर जोशी, AMBAR अंबर जोशी। ये सारे 8 लेक्चर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, और लॉ कॉलेज के भी कुछ लेक्चर्स होंगे जो अभी ये सेमिस्टर तक रहेंगे, अगले सेमिस्टर के पहले मैं उसको डिलीट कर दूंगा। तो फिलहाल आप जाके यूट्यूब पे भी AMBAR जोशी टाइप करोगे, अगर मेरा नाम या मेरा फ़ोटो दिखता है तो उसको क्लिक करो, सब्सक्राइब माय चैनल, वहाँ पे आपको ये वीडियो सब मिल जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर वेल। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।